हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारे जलवायु परिवर्तन पर की गई कार्रवाइयाँ हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कार्रवाई के दौरान हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज जैव विविधता पर सम्मेलन के बारे में। तथा उसी के आगे हमने UNFCCC के बारे में तो बात कर ली थी, 3 दस्तावेज थे। उसका दूसरा दस्तावेज था हमारा जैव विविधता पर सम्मेलन CBD, उसके बारे में बात करेंगे। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं इसको जैव विविधता अभिसमय या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता अभिसमय जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो हमारे रियो सम्मेलन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक था। 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन हुआ था। तो नैरोबी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता अभिसमय को अंतिम रूप दिया गया था। अर्थात हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। 22 मई को क्या तय किया गया कि हम हर साल मिलेंगे और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में उसे मनाएंगे। जैव विविधता अभिसमय CSCBD 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। कब? 29 दिसंबर 1993 को जाके लागू हुआ। इसका मुख्यालय CBD का मुख्यालय जैव विविधता अभिसमय का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर बनाया गया। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय बनाया। CBD समझौते की बात करें तो इसके सदस्य देशों के लिए यह कानूनी बाध्यकारी है। CBD समझौता सदस्य देश जो भी होंगे अर्थात जिन्होंने इसको साइन कर रखा उन देशों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी रहेगा। तो CBD है कि ये चर्चा करने के लिए इसमें चर्चा की गई कि कोई भी पादप या जंतु प्रजाति उस राष्ट्र की जैव संपदा मानी जाएगी जिसमें वह मूल रूप से पाई जाती है। तो वह प्रजाति क्या है, उसकी एक राष्ट्रीय संपदा मानी जाएगी जहाँ पे वो पाई जाती है। तो कई होती है, जैसे कि हमारे राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र के अंदर एक पादप होता है टिकलपटेरा आबुएंसिस। तो वह केवल माउंट आबू में ही पाया जाता है। तो वह इस राष्ट्र की जैव संपदा मानी जाएगी। यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी उस प्रजाति का उपयोग करके कोई उत्पाद विकसित करती है या फिर लाभ कमाती है तो उसे उस राष्ट्र को एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में भी देना चाहिए जिस राष्ट्र की वह संपदा मानी जाती है। तो उस की बात करें जो जंतु या पादप है जिससे वह कोई नए उत्पाद बनाते हैं तो उस राष्ट्र को भी उसका फायदा है, रॉयल्टी मिलेगी जिस राष्ट्र की वह है। तो जैव विविधता अभिसमय के प्रावधानों को स्वीकार करने हेतु जो जैव विविधता अभिसमय थे CBD, तो इसके प्रावधानों के स्वीकार्य करने हेतु 2 वर्ष के अंतराल के से COP कॉन्फ्रेंस और पार्टी ऑन CBD का आयोजन किया जाता है। हर 2 साल में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जैव विविधता अभिसमय की बैठक की जाती है। वर्तमान जैव विविधता अभिसमय में विश्व के कुल 196 देश हस्ताक्षर करता है। अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके अंदर साइन कर चुके हैं। अमेरिका इसने साइन नहीं किया है। अब बात करते हैं CBD की। तो CBD के उद्देश्य क्या है? जो हमारे जैव विविधता अभिसमय है इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के बारे में बातचीत करें तो जैव विविधता अभिसमय के 3 उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है? जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, जैव विविधता का प्रयोग करके सतत लाभ कमाना। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? जैव विविधता का प्रयोग करके सतत लाभ प्राप्त करना। तीसरा, हमारा आनुवंशिक जो घटक है, आनुवंशिक घटक मतलब प्रजातियों के उपयोग से प्राप्त होने वाले जो लाभ है इनका समान और निःशुल्क वितरण करना। जब हम जितनी प्रजातियाँ हैं तो प्रजातियाँ हैं या फिर उनके आनुवंशिक घटक है उनको उपयोग से है ना प्राप्त होने वाले जो लाभ है इनका एक समान और निष्पक्ष वितरण करना। ये 3 उद्देश्य हमारे जैव विविधता अभिसमय के। तो इसके 3 उद्देश्य थे CBD के और ये हर 2 साल के अंदर इसकी एक कॉन्फ्रेंस और पार्टी आयोजित की जाती है। अब तक जो भी इसकी बैठकें आयोजित की गई उनके बारे में बात करें। पहली बैठक इसकी 10वीं 11वीं 14वीं 15वीं बैठक, तो इनके बारे में बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी बातें की गई। पहली बैठक की बात करें तो ये नसाउ बहामास में पहली बैठक की गई थी CBD की। फिर CBD की जैव विविधता अभिसमय की पहली बैठक बहामास देश की राजधानी मसाउ में आयोजित की गई थी। अब जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये कोलंबिया में जिसका स्थान था, मतलब कार्टाजेना नाम की जगह हमारे
कोलंबिया में। तो जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल था। तो जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल को जनवरी 2000 में पेरिस में हुए जो जैव विविधता महासभा में अंगीकृत किया गया था। वर्ष 2000 को कोलंबिया के जो कार्टेगिना शहर है उस शहर में जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। कब? 2000 के अंदर। सन 2000 में क्या किया गया? कोलंबिया का जो कार्टेगिना शहर है उस शहर में जैव सुरक्षा पर जो कार्टेगिना प्रोटोकॉल हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए। जैव सुरक्षा पर जो कार्टेगिना प्रोटोकॉल हुआ था तो उसमें आनुवंशिक रूप से परिवर्तित करके बनाए गए जो जीव होते हैं LMO, ठीक है, तो मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनके व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से यह प्रोटोकॉल आया था। अर्थात जो LMO के व्यापार को नियमित करना उनका उद्देश्य था। LMO का मतलब होता है जो हमारे जीवित संशोधित जीव होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में बात करते थे। तो जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए गए जो हमारे LMO होते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनके द्वारा संभावित जो जोखिम होते हैं उनसे क्या करना है? जैव विविधता की सुरक्षा करनी है। जैसे हमारे जो बीटी बैंगन है, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो और हमारे जो बीटी कॉटन, तो ये कई बार क्या होता है कि हमने नई नई प्रजाति तो बना दी और उनके नुकसानों के बारे में पता कर लिया, लेकिन कई बार कुछ फसलों के या कुछ चीज़ों के नुकसान तुरंत पता नहीं चलते हैं, उसके दीर्घकालिक नुकसान हो सकते हैं, तो उन नुकसानों के बारे में पता करना होता है। जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल है, ये अग्रिम सूचना समझौता प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम में अग्रिम सूचना समझौता प्रणाली की व्यवस्था करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कोई भी देश अपने देश में जो इन LMOs को आयात के लिए सहमत होने से पहले वह LMOs को आयात करें। जैसे हमने बीटी ब्रिंजल को साफ मना कर दिया कि हम इनको काम में नहीं लेंगे, तो आयात करने के लिए सहमत करने से पहले निर्णय लेने के लिए इन LMOs की आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए कि ये फसलें हमने बनाई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, इनके काम मिलने से ये नुकसान हो सकते हैं, तो इसकी जानकारी पूरी जानकारी जो वहाँ के देश की सरकार है उसको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और यदि उसके बाद उनकी इच्छा ना हो तो ना खरीदे, इच्छा हो तो खरीद ले। यदि सदस्य देश ये महसूस करता है कि कोई LMO उनके पर्यावरण या जैव विविधता को हानि पहुँचाती है तो उसे वो प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो उसको पूरी जानकारी होगी तभी तो वो जाके प्रतिबंधित कर सकते हैं, नहीं तो वो कैसे करेंगे। फिर बात करें जवाबदेही और क्षतिपूर्ति पर नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल। तो आगे बात करें इसके, तो ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? नगोया प्रोटोकॉल, तो यह जैव सुरक्षा पर कार्टेगिना प्रोटोकॉल का सहायक समझौता था। इसके अंदर जो LMO था इनका एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होने पर आयातक देश को जो जैव विविधता की हानि हुई है उसकी जवाबदेही और क्षतिपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। कि जैसे किसी देश ने LMO का खरीदारी कर ली, मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनकी खरीदारी कर ली और उसी खरीदारी की वजह से उस देश में जैव विविधता को काफ़ी सारा बड़े स्तर पे हानि होती है, तो इसकी जवाबदेही कौन होगी और उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। LMO मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीवित संशोधित जीव। इस समझौते पर सन 2010 में सहमति बन गई और 2011 से इस समझौते को सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए लागू कर दिया गया। 2010 में इस पर सहमति बनी और 2011 से इस समझौते को सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए रख दिया गया। 40 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन के पश्चात इस समझौता 2018 में जाके लागू हो जाता है। भारत ने इस समझौते का अनुमोदन कर रखा है। अब बात करें जैव विविधता के अभिसरण की 10वीं बैठक की, जो नगोया जापान में हुई थी 2010 की। जैव विविधता अभिसरण की 10वीं बैठक सन 2010 में नगोया के जापान के नगोया शहर में आयोजित की गई थी। यह जैव विविधता संरक्षण और जैव सुरक्षा से संबंधित CBD का सहायक समझौता था। इसका क्या था? सहायक समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ आनुवंशिक जो संसाधन है, प्रजातियों से मिलने वाले उत्पाद हैं, उन तक पहुंच बनाना, उनके उपयोग से होने वाले लाभ का समान और निष्पक्ष वितरण करना था। CBD के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए 10 सालों की एक कार्य योजना बनाना था। इस कार्य योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन्हें आइची लक्ष्य कहा जाता है, और आइची क्या है? जापान का एक शहर है, ठीक है। तो आइची लक्ष्य डिसाइड किए गए इस कार्य योजना के बाद।
और आईची लक्ष्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 20। आईची लक्ष्यों की संख्या 20 थी, जिन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया था। हम 5 कैटेगरी कौन कौन सी वो देख लेते हैं आईची लक्ष्य की। तो पहले कैटेगरी ये है, जैव विविधता को सरकार और समाज की मुख्य धारा में लाते हुए। क्या जैव विविधता को हम क्या करेंगे? सरकार और समाज की मुख्य धारा में लाते हुए इसकी क्षति के कारणों का समाधान करना। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। 2010 को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस साल में क्या जैव विविधता के लिए काफ़ी सारे कार्य किए गए। सन 2010 से 20 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया कि इस दशक में हमें काफ़ी सारे कार्य करने हैं। तो आईची का पहला लक्ष्य यही था। जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना है। हमें क्या करना है? जो प्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता पर दबाव पड़ रहा है, अर्थात जब हम लकड़ी के लिए, उत्पादों के लिए जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, साथ ही साथ इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। कैसा उपयोग बढ़ाना? सतत उपयोग मतलब इसका जितना हम काम मिलेंगे उतना ही इसको समृद्ध करने की कोशिश करें। जैव विविधता की जो स्थिति है इसमें सुधार लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा करना। क्या करना? जैव विविधता की स्थिति में सुधार लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा करना। जैव विविधता से प्राप्त होने वाली सेवाएं हैं, उनका लाभ सबके लिए बढ़ाना। साथ ही साथ क्या? सहभागी नियोजन, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण द्वारा जैव विविधता संरक्षण में तेजी लाना। तो इस तरह आईची हमारे 5 लक्ष्य थे जिनको डिसाइड किया गया। फिर बात करें जैव विविधता अभिसरण की 11वीं बैठक। जैव विविधता अभिसरण की 11वीं बैठक की बात करें, 11वीं बैठक हमारे हैदराबाद में हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद, भारत में हुई वर्ष 2012 में। तो 11वीं बैठक की बात करें तो 11वीं बैठक सन 2012 में हमारे भारत के हैदराबाद में आयोजित हुई। इसमें वैसे कोई खास बात नहीं होती है। फिर 14वीं बैठक की बात करें, 14वीं बैठक हमारे शर्म अल शेख मिस्र में 2018 में आयोजित हुई। जैव विविधता अभिसरण की 14वीं बैठक शर्म अल शेख शहर थे हमारे मिस्र के, वहाँ पे आयोजित होती है। 15वीं बैठक हमारे 15वीं बैठक का भाग 2 ये हमारे कुनमिंग शहर चीन में हुई थी। हाँ, कुनमिंग शहर चीन में हुई थी। भाग 2 नहीं, भाग 1 है। भाग 2 तो हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। तो ये 2021 में आयोजित हुई थी। जैव विविधता अभिसरण की 15वीं बैठक 2 भागों में बांटा गया, जिसका पहला भाग हमारे अक्टूबर 2021 में चीन के कुनमिंग शहर में आयोजित हुआ था। और दूसरा भाग हमारे कहाँ पे? हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ था। तो जैव विविधता अभिसरण की 15वीं बैठक को 2 भागों में बांटा था। जैव विविधता अभिसरण की 15वीं बैठक को 2 भागों में बांटा, जिसका दूसरा भाग 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या कोरोना टाइम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, इस वजह से। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र की बात करें तो 2 शहर थे हमारे, कुनमिंग तो चीन का था, मॉन्ट्रियल हमारे कनाडा का था। तो दोनों के द्वारा मिलकर सीबीडी के सदस्य देशों के द्वारा सन 2030 तक अपने कुल क्षेत्रफल का 30% भाग संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करना पड़ेगा जैव विविधता के लिए। तो ये हमारे एक लक्ष्य था, जो लक्ष्य डिसाइड किया गया। संरक्षण की यह रणनीति 30/30 कहलाती है। 30 तक हमें 30% करना है, इसलिए इसको 30/30 कहते हैं। फिर आती है हमारी कौन सा अगला कन्वेंशन आता है, वो कौन सा? CCD। UNCCD मतलब संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण को रोकथाम अभिसरण। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो UNCCD को 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में सदस्य देशों के द्वारा साइन करके जारी किया गया था। कब? 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में सदस्य देशों ने साइन किया और इसको जारी किया। हर साल 17 जून को इसी वजह से मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का सदस्य बन जाता है। कब? 1994 में। और UNCCD है, जो UNCCD दिसंबर 1996 से लागू हो जाता है। अब इसको UNCCD को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया। कब? 2006 को क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन, इस रूप में नियुक्त करते हैं किसको? सन 2006 को। अब इसकी भी क्या हर साल बैठक होती है। क्या हर साल बैठक होती है, इसको UNCCD की COP बैठक भी कहते हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
तो इसके प्रथम 5 सम्मेलन का आयोजन 1997 से 2001 के बीच में हर साल किया गया। उसके बाद हर 2 साल में इसमें आयोजन किया जाता है। 2014 का आयोजन की बात करें तो 2019 में नई दिल्ली में किया गया था। 2014 की थीम थी हमारी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। 2015 की बात करें तो 22 मई 2022 को तो आबिदजान कोटे डी आइवरी में किया गया था। और बात करें यूएनसीसीडी की तो यूएनसीसीडी के मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पे, बॉन, जर्मनी में। तो इस तरह हमने सारी की सारी कॉप के बारे में बात कर ली, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी और यूएनसीबीडी। तो इन तीनों के बारे में बात कर ली। अब कुछ खास कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं जो बीच में हमने छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पे ये बात करते वो लेक्चर उस समय काफ़ी लंबा और बोरिंग हो सकता था। बीच में बात करते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल की 1997 में, जिसकी जो लक्ष्य थे 2012 तक के लिए तय किए गए थे। ये हमारा COP 3 था, 97 में आयोजित की गई थी। COP 3 का आयोजन क्योटो जापान में किया गया था। क्यों? क्योंकि इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की गई थी 1997 में। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए 2 दस्तावेज जारी किए गए, उसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक रूप से विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये प्रोटोकॉल कहता है जो हमारे विकसित देश है इनको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कहता है कि भैया तुम्हें कम करना ही पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल फरवरी 2005 से प्रभावी हो जाता है। कब से? फरवरी 2005 से प्रभावी हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की जो दूसरी प्रतिबद्धता है 2013 से 2020 के बीच में होगी। जापान, न्यूजीलैंड, रूस आदि देश द्वितीय प्रतिबद्धता से पीछे हट गए कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। पहली प्रतिबद्धता ही बहुत मुश्किल से हमने निभाई थी, दूसरी प्रतिबद्धता के लिए हम तैयार नहीं है। कनाडा वर्ष 2012 में पूरी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो जाता है। कहता है कि भैया हम जापान और ये सारे देश तो पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे, कि हमने जैसे विकास कर लिया तो हमसे पूरा बदला लेना चाहते हैं, तो हम बदला देने के लिए तैयार नहीं। तो कनाडा पूरी तरह से 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए लेकिन उसका अनुमोदन नहीं किया। अमेरिका ने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन तो किया लेकिन उसका अनुमोदन नहीं किया, अपनी संसद से पास नहीं करवाया। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जिन्हें कुछ अनुसूचियों में बांटा गया। अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, गैर अनुसूची फर्स्ट, इस तरह से इनके कुछ भाग बांटे गए। तो हम बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके। ये अनुसूची में क्या लिखा है? क्योटो प्रोटोकॉल 37 औद्योगिक रूप से विकसित देशों, यूरोपियन यूनियन क्षेत्र को उनके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से और औसत 5% कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। क्या करता है? जो 37 देश है हमारे, उनको कहते हैं कि 1990 में जो उनका स्तर था उसके औसत से 5% कम का लक्ष्य दिया गया। कब? 2012 में। और इसके लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि हमारी 2008 से 2012 के बीच की होगी। क्योटो प्रोटोकॉल में यह प्रावधान किया गया कि जब विश्व के कुल उत्सर्जन का 55% उत्सर्जन करने वाले देश इस पर हस्ताक्षर अनुमोदन करेंगे तब से यह प्रभावी होगा। और फरवरी 2005 को यह प्रभावी जाके हुआ। 1997 में से जाके कहाँ कब प्रभावी हुआ? 2005 में जाके प्रभावी होता है। विकासशील जो देश है, विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया। और अनुकूलन फंड की स्थापना 2001 में की गई। कब की गई? 2001 में की गई, जिसे CMD के तहत फंड आता है। क्या? CMD के तहत फंड आता है। अब हमने जो अनुसूचियाँ पढ़ी थी, अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में उन 6 गैसों को रखा गया है जिनके उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करना है। हमें क्या करना है? उन 6 गैसों की बात कर रहे हैं जिनका हमें उत्सर्जन कम से कम करना है। और वो 6 गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग की गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोफ्लोराइड। तो ये हमारी 6 गैसें जिनको कम करना है, अनुसूची ए के अंदर डाली गई। अनुसूची बी में क्या है हमारी? अनुसूची बी में हमारे अनुसूची ए में शामिल देशों के लिए निर्धारित किए गए उत्सर्जन कोटा के बारे में बताती है कि कौन सा देश कितना उत्सर्जन कर सकता है। इसके बारे में अनुसूची बी के द्वारा बताया जाता है। फिर अनुसूची फर्स्ट आती है।
फिर क्या आती है, अनुसूची फर्स्ट आती है। तो अनुसूची फर्स्ट में औद्योगिक रूप से विकसित देश जो OECD और प्लस EIT देश है, इनके सदस्य देश है, और ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जैसे हमारे बाल्टिक देश, सोवियत संघ से अलग हुए देश, कुछ मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश इसके अंदर शामिल होते हैं। इन देशों को अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना बाध्यकारी हुआ। ये जो देश है, इन देशों को क्या कहा गया कि आपको आपकी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी बाध्यकारी रहेगी। और OECD का मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो देश है उनके लिए बाध्यकारी बनाया गया है। जैसे कि हमारे बाल्टिक देश, सोवियत संघ से अलग हुए देश, पूर्वी यूरोपीय देश और बहुत सारे देश, इनको अनेक्सर 1 या अनुसूची 1 के अंदर शामिल किया गया। फिर आती है हमारे अनुसूची 2, अनुसूची 2। अनुसूची 2 की बात करें तो इसमें OECD के उन सदस्य देशों को शामिल किया गया है जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है। तो इसमें कौन से देशों को शामिल किया गया है जिनकी अर्थव्यवस्था क्या विकसित हो चुकी है। इन देशों को अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ साथ विकासशील देशों और EIT देशों को भी शमन तथा अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी है। EIT मतलब हमारे इकोनॉमीज ऑफ इन ट्रांजेक्शन, मतलब संक्रमण में जो अर्थव्यवस्था है उनकी बात कर रहे हैं। तो इनको क्या करना है कि अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ साथ विकासशील देश और EIT देश इनको भी शमन और अनुकूलन के लिए पैसे देने, अनुसूची 2 के अंदर इनको शामिल किया गया। फिर क्या आता है हमारे नॉन अनेक्स 1, मतलब गैर अनुसूची फर्स्ट की बात करें, गैर अनुसूची फर्स्ट की बात करें, गैर अनुसूची फर्स्ट में विकासशील देशों को शामिल किया गया, जैसे हमारे भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आदि। क्योटो प्रोटोकॉल को लचीला बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है, इसके 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान हमारा अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार IET, दूसरा हमारा संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र JIM, तीसरा स्वच्छ विकास तंत्र मतलब CDM। पहला कौन सा हमारा प्रावधान है, प्रावधान का है पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, मतलब इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सभी औद्योगिक रूप से विकसित देशों के लिए उत्सर्जन सीमा का निर्धारण किया गया है कि वो कितना उत्सर्जन कर सकते हैं। देशों की उत्सर्जन सीमा को WAU के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब असाइंड अमाउंट ऑफ यूनिट। मतलब WAU का मतलब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को 1 यूनिट माना जाएगा। अगर 1 टन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है तो उसे 1 यूनिट माना जाएगा। और WAU के प्रकार से देशों को कार्बन क्रेडिट जिनका व्यापार किया जा सकता है। वह देश जिसका कार्बन उत्सर्जन तय सीमा से अधिक है वह उन देशों से कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है जिनका उत्सर्जन सीमा से कम है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई देश है, इसको तय किया गया कि इसको 100 WAU, ठीक है, WAU कार्बन का उत्सर्जन करने की सीमा तय की गई। अब यदि वह 105 यूनिट का उत्सर्जन करता है, इसका मतलब +5 का कर रहा है, मतलब ज़्यादा का उत्सर्जन कर देता है, और किसी ने यदि 95 ही उत्सर्जन किया जबकि उसको 100 तय किया गया था, तो 5 इससे ये खरीद लेगा, 5 इससे खरीद लेगा और इसको क्या है बदले में थोड़े बहुत पैसे दे देगा, जिससे क्या है इस देश का भी काम चल जाएगा और इसके भी औसत से ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। तो इस तरह हमारे इसकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है, कार्बन यूनिट है इसकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है, अर्थात वह उन देशों को पैसे दे देंगे जो इनका उत्सर्जन कम कर रहे हैं। फिर आता हमारा संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र JIM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र की बात करें तो JIM एक परियोजना आधारित व्यवस्था है। क्या है, परियोजना आधारित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई एनेक्सर 1 देश दूसरे एनेक्सर 1 देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजना या कार्बन अवशोषण बढ़ाने वाली परियोजना में निवेश कर सकता है। इसमें क्या होता है, कोई एनेक्सर 1 देश दूसरे किसी एनेक्सर 1 देश में कार्बन उत्सर्जन का कम करने वाली परियोजना या कार्बन अवशोषण बढ़ाने वाली परियोजना में निवेश कर सकता है, और इन परियोजना के माध्यम से बचत किए गए कार्बन क्रेडिट को इन देशों के मध्य उनके योगदान के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई देश है, अब ये कोई परियोजनाएं बना, इसकी क्या है कार्बन क्रेडिट ज़्यादा, अर्थात यह 100 इसकी तय सीमा थी लेकिन 120 यह उत्सर्जन कर देता है, अर्थात 20 यूनिट ज़्यादा कर देता है। तो ये क्या करेगा, कोई दूसरा देश है उसके अंदर कई परियोजना जैसे यहाँ वृक्षारोपण कर देगा, बांध निर्माण कर देगा, या फिर खेती में सुधार, तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कर देगा। ऐसा करने से क्या है इनकी कार्बन उत्सर्जन की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी तो ये
इससे क्या है, इसके कम हो जाएंगे, अर्थात 20 कम के या फिर 100 ही रह जाएंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है, आप पैसे ना दे के, कई देश होते हैं जो चाहते हैं कि हम पैसा नहीं देना चाहते, तो ये कहते हैं कि आप पैसा ना दें तो दूसरे देशों में सुधार कर दें, जैसे वृक्षारोपण है, किसी का डेजर्टिफिकेशन है, इसको दूर करने के प्रयास है, तो ऐसा कार्य करेंगे तो यह भी हमारे संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र के अंदर शामिल होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो तीसरा आता है स्वच्छ विकास तंत्र। क्या आता है? स्वच्छ विकास तंत्र, जिसको CDM कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM भी क्या है? एक परियोजना आधारित व्यवस्था है। ये क्या है? एक परियोजना आधारित व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कोई अनेक्स वन देश किसी नॉन अनेक्स वन देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली या कार्बन अवशोषण बढ़ाने वाली परियोजना में निवेश कर सकता है। CDM के अंतर्गत कोई भी अनेक्स वन देश क्या कर सकता है? नॉन अनेक्स वन देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली या कार्बन अवशोषण बढ़ाने वाली परियोजना में जाके निवेश कर सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बचत किए गए कार्बन क्रेडिट को इन देशों के मध्य उनके योगदान के अनुसार ही वितरित कर दिया जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे देश हैं जिनको लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा लाभ किसको प्राप्त हुआ है? चाइना को 60%, भारत को 14%, ब्राजील को केवल 7% इसका लाभ प्राप्त हुआ है। CDM के तहत जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तो आर्थिक लाभ में चीन को 60% प्राप्त हुआ, भारत को केवल 14%, और जो हमारे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील को कितना? हमारे 7% ही लाभ प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं एक और, जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारी 21वीं, जिसको हम पेरिस समझौता कहते हैं। पेरिस समझौते की बात करें, पेरिस समझौता हमारे 2015 के अंदर किया गया था। COP21 थी हमारी, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कब हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ 2015 के अंदर। तो ये इसे पेरिस समझौता भी कहते हैं। UNFCCC के इस समझौते में जो सम्मेलन में जो समझौता हुआ उसे पेरिस समझौता या पेरिस अकॉर्ड कहते हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता भी इसे कहा जाता है। इस सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि आए और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने भी भाग लिया था। क्या? 196 देशों के प्रतिनिधियों ने और यूरोपियन यूनियन, इनने मिलकर इसके अंदर भाग लिया। अब सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को हमें क्या करना है? 2 डिग्री तक ही रोकना है, 2 डिग्री से आगे बढ़ने नहीं देना है, तो इसको वैश्विक तापमान में वृद्धि को, तो ये CBD की, ये इसके अंदर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर समझौता किया गया। फिर बात करें जलवायु परिवर्तन के खतरे और दुष्प्रभाव को कम करना है। क्या करना है? जलवायु परिवर्तन के खतरे और दुष्प्रभाव को कम करना है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्षमताएं भी विकसित करनी है। तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक रोकना है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के जो खतरे और दुष्प्रभाव उसको कम करना है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्षमता विकसित करनी है। क्या करना? क्षमताएं विकसित करनी है। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए, किसके लिए? कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। क्या करना? वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। 22 अप्रैल 2016 से 21 अप्रैल 2017 तक, कब? 22 अप्रैल 2016 से 21 अप्रैल 2017 तक 55 देशों द्वारा जो विश्व के कुल उत्सर्जन का 55% कार्बन उत्सर्जन करते हैं, इनका हस्ताक्षर और अनुमोदन के पश्चात क्या होगा? पेरिस क्लाइमेट समझौता जो हमारा लागू हो जाएगा। हर साल 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नवंबर 2017 को यह कार्य पूरा हुआ, तब से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट लागू हो जाता है। कब? नवंबर 2017 में जाके ये साइन हो जाता है। अब बात करें इसके प्रावधानों की, तो इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहले प्रावधान क्या था? INDC मतलब अभिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। दूसरा GST मतलब ग्लोबल स्टॉक टैक्स, ये हमारी RS मेंस 2024 के अंदर प्रश्न आया हुआ था। GST ये ग्लोबल स्टॉक टैक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था 5 नंबर का। तो यदि आप ये पढ़े हुए होते तो इसको देने में, जवाब देने में सक्षम हो जाते। आगे आया है हमारे दूरगामी लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल। अगला आता है तकनीकी और वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट। पहला आता हमारे कौन सा? पहला आता अभिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान मतलब INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके बाद INDC की, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। सभी सदस्य देश अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का निर्धारण
वैश्विक लक्ष्य को ध्यान में रख के खुद ही करेंगे, और वो लक्ष्य क्या होंगे, सभी देशों के लिए बाध्यकारी होंगे, अर्थात जो लक्ष्य वो खुद डिसाइड करेंगे वो खुद के लिए वो बाध्यकारी रहेंगे। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा आता हमारा ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक की बात करें तो आईएनडीसी के लक्ष्यों की समीक्षा का प्रावधान था कि आईएनडीसी के जो लक्ष्य सभी देशों ने अपने अपने लिए तय किए थे और उन लक्ष्यों को क्या उन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया, इसके बारे में बात करें तो ये हमारा ग्लोबल स्टॉकटेक था और ये प्रक्रिया 2023 से प्रारंभ हुई थी। इस प्रक्रिया के तहत आईएनडीसी में तय किए गए लक्ष्यों को यूएनएफसीसीसी सचिवालय में रिपोर्ट करना था कि हमने ये लक्ष्य डिसाइड किए थे और इतने लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। सभी देशों के द्वारा तय किए गए लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के संबंधित जो प्रयास है उनकी समीक्षा करनी थी और हर 5 साल में समीक्षा दोबारा होगी। इस दौरान आगामी नए लक्ष्य तय करेंगे और नए लक्ष्य पूर्ववर्ती लक्ष्य की तुलना में ज़्यादा रखे जाएंगे, अर्थात पहले हमने कम लक्ष्य रखे फिर उसके बाद हम ज़्यादा लक्ष्य रखेंगे ताकि ये बता सके कि हम बढ़ के प्रयास कर रहे हैं, अच्छे और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को सही करने के। फिर बात करें तीसरा आता हमारा दूरगामी लक्ष्य। तीसरा क्या आता है हमारा दूरगामी लक्ष्य। तो 21वीं शताब्दी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री तक कम करने हमारा दूरगामी लक्ष्य है। कितना? 2 डिग्री तक कम करने का हमारा दूरगामी लक्ष्य है। ऐसे देश जिनके समुद्रों से भूस्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं है भूस्तर क्या ज़्यादा ऊंचा नहीं है, उन्होंने इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर सीमित करने की मांग की थी। ये ऐसा कहा गया कि हमें इस शताब्दी के खत्म होने तक हमें स्तर रखना कितना 1.5 डिग्री तक, जबकि सबने मिलकर तय किया गया था 2 डिग्री तक। तो उन्होंने मांग की, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों ने इससे बताया कि ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम 1.5 डिग्री तक इसको रोक पाएँ। क्यों? क्योंकि औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए नेट उत्सर्जन 0 स्थिति में लाना होगा, कि यदि 0 स्थिति में ले आएंगे तभी ऐसा संभव है, नहीं तो ऐसा और संभव करना आसान नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए 2 डिग्री तक सीमित करना होगा, परंतु 1.5 डिग्री तक के हमें प्रयास करने। लास्ट में तय किया गया कि हमें करना तो 2 डिग्री है और प्रयास हमें 1.5 डिग्री के रखने के, 1.5 डिग्री तक हमें इसको कंट्रोल करना है। फिर चौथा आता है हमारा तकनीकी और वित्तीय सहायता। चौथा क्या आता है हमारा तकनीकी और वित्तीय सहायता आता है। तो 2010 में बनाए गए ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत विकसित देश विकासशील देशों को हर साल $100 अरब की सहायता देंगे। कितना? $100 अरब की सहायता देंगे हर साल, और 2025 तक यह सहायता जारी रहेगी। इसके बाद नए लक्ष्य तय किए जाएंगे कि कितनी सहायता देनी है, कितनी सहायता नहीं देनी। तो ये नए लक्ष्य बाद में डिसाइड किए जाएंगे। हमारे हर साल क्या है, $100 अरब विकासशील देशों को विकसित देश देंगे। तो ये तकनीकी और वित्तीय सहायता के अंतर्गत किया गया था, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। अब विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन मदद और जोखिम के बीमा जैसे प्रावधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वह जो जलवायु परिवर्तन से जो होने वाले नुकसान है उनसे बच सके। अब भारत की बात करते हैं। भारत ने आईएनडीसी के कौन कौन से लक्ष्य डिसाइड किए, जिनको हमारे जीएसटी के अंतर्गत ये ग्लोबल स्टॉकटेक के तहत समीक्षा की जानी थी। तो अप्रैल 2016 में पेरिस समझौते पर औपचारिक रूप से भारत ने साइन की, और भारत ने आईएनडीसी के तहत 2005 के स्तर से 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कटौती की घोषणा की। 2030 तक कहा कि भाई जीडीपी या ग्लोबल जो हमारे पार्टनर वो जीडीपी है कार्बन की, तो उसमें हम 30 से 35% की कटौती कर देंगे। भारत अपनी ऊर्जा निर्भरता के लिए कोयले के उपयोग को घटाकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। इसी की तरह हमने 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% भाग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने की बात कह दी। इसलिए भारत ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाने की घोषणा की, या अंतर्राष्ट्रीय सौर समूह बनाने की घोषणा की। किसके साथ मिलके? ये हमने फ्रांस के साथ मिलके बनाया। 2030 तक भारत में अपने वनावरण क्षेत्र में भी 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण का लक्ष्य रखता है। तो हमारी आईएनडीसी के लक्ष्य जो तय किए थे इंडिया ने, जो जीएसटी के अंतर्गत अभी हाल ही में जिसमें चेक किया गया कि हर 5 साल में जो चेक करना है कि हमारे आईएनडीसी के लक्ष्य क्या थे और हमने क्या उनको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। फिर बात करें आईपीसीसी,
मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो इसकी स्थापना 1988 में UNEP के और जो हमारे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के द्वारा IPCC का समर्थन किया गया। किसका? हमारे से सामान्य जनरल असेंबली है, उसके द्वारा IPCC का समर्थन किया गया। तो UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और हमारे WMO का मतलब है हमारे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन दोनों के द्वारा इसका किया गया। IPCC की रिपोर्ट में बात करें तो IPCC की रिपोर्ट में वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं को शामिल किया जाता है। किस किस को? वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सामाजिक सूचनाओं को शामिल किया जाता है और इन सूचनाओं के द्वारा मानव जनित जलवायु परिवर्तन के खतरे और नियंत्रण के लिए अनुकूलन और शमन के वैज्ञानिक आधार को समझाया जाता है। IPCC क्या मूल रूप से कोई शोध कार्य नहीं करता है, न ही जलवायु परिवर्तन या इससे संबंधित घटनाओं की निगरानी करता है। IPCC ऐसे कार्य नहीं करता। IPCC के आकलन और विशेष रिपोर्ट जारी करता है। IPCC क्या करता है? आकलन और विशेष रिपोर्ट जारी करेगा। और IPCC क्या करता है? अब तक 6 रिपोर्ट जारी कर चुका है। कितनी? IPCC अब तक कितनी? 6 रिपोर्ट जारी कर चुका है। 1990, 95, 1, 2007, 2014 और 2021। तो इस तरह ये 6 रिपोर्टें तो जारी कर चुका है। 2007 की बात करें तो IPCC को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक थे, कौन? RK पचौरी, लंबे समय तक IPCC के अध्यक्ष भी बन के रहे। IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन के कारण इकोलॉजिकल ओवरशूट की स्थिति बनी हुई है, अर्थात हम जितना उपयोग करते हैं हम प्रकृति उसको उतना रीजनरेट नहीं कर पाती है। अर्थात ओवरशूट का मतलब प्रकृति धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, जिसके अनुसार प्रकृति के द्वारा एक वर्ष के दौरान जितने संसाधन सृजित या पुनर्चक्रित किए जाते हैं उनका उपयोग हम 1 साल से पहले ही कर लेते हैं। एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क GFT की बात करें, इसके द्वारा जो अर्थ ओवरशूट डे की गणना की जाती है। अर्थ ओवरशूट डे की गणना के बारे में आपको बता दूं कि जैसे एक देश है, एक देश के द्वारा जैसे मान लो कि 100 यूनिट उत्पाद होते हैं ना, प्राकृतिक उत्पाद, उनका उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी क्या है कि जैसे मान लो कि 100 यूनिट ही जितना उपयोग करते हैं उनका पुनर्चक्रित कर देती है, अर्थात दोबारा से बना देती है। अब वह देश 100 की बजाय 200 यूनिट क्या है उपयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन पृथ्वी तो 100 ही यूनिट का अपना पुनर्चक्रण कर पाती है। तो इसका मतलब 100 यूनिट हमेशा घाटे में ही रहेगी प्रकृति। तो प्रकृति में ये हमेशा नुकसान होता है। इसे अर्थ ओवरशूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल ओवरशूट या अर्थ ओवरशूट कहेंगे। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की बात करें तो ये एक NGO है, अर्थात गैर सरकारी संगठन है जो इसके बारे में बताता है। तो इस तरह हमने पार्ट 2 भी देख लिया है और हमने जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी सम्मेलन है, अधिवेशन है, कन्वेंशन है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, यदि वह आपने नहीं देखा तो पहले वह आप देखें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ये तो क्या है, इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा फास्ट मोड में है क्योंकि परीक्षाएँ आ चुकी है, हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते इन जानकारी के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।